हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से पपीते की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। पपीते की खेती कब और कैसे करना चाहिए, पपाया फार्मिंग। इस वीडियो देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो पर कैसे प्लांटेशन करना है, 1 एकड़ पर कितने पौधे को लगाना चाहिए, उन्नतशील किस्मों के बारे में डिस्कस करेंगे। खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, यदि वैज्ञानिक तरीके से पपाया फार्मिंग कर रहे हैं तो मल्चिंग कौन सी लगाएं, ड्रिप कौन सी लगाएं, प्लांटेशन करते समय कौन सी न्यूट्रिएंट की पूर्ति हमको करनी चाहिए। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे कि लीफ कर्ल येलो मोज़ेक वायरस की समस्या आती है तो तमाम प्रकार की समस्याएं, चाहो आर्द्र गलन हो, एंथ्राकिनोज हो या फिर कंद गलन की समस्या आती है, पौधा बीज से सूखकर एकदम मर जाते हैं, तो जो बीमारियां आती हैं उन सभी का ब्यौरा, डेटा एकदम विस्तार से, संपूर्ण जानकारी बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे निकाल सकते हैं। उत्पादन निकालने के लिए भोजन की पूर्ति करनी पड़ती है, भोजन यानी न्यूट्रिएंट। तो कौन सी ज़्यादा अच्छी, बेहतर, सस्ती हो, बढ़िया हो पपीता की फसल के लिए, वे कौन सी खादें हैं। और साथ ही बात करेंगे कि 1 एकड़ पर कितनी लागत लगती है, कितना मुनाफा होता है। और साथ ही लाइफ साइकिल के ऊपर भी हम डिटेल से, विस्तार के साथ इस वीडियो पर डिटेल से हम आपको समझाने वाले हैं। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। तो चलिए शुरू करते हैं। पपाया फार्मिंग यानी पपीते की उन्नत खेती। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय यानी सूटेबल टाइम। किसानों में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि कौन से समय हमको पपीते की खेती करना चाहिए। तो पपीते की खेती करना तो चाहिए, कर तो लेते हैं किसान भाई, फसल को नहीं संभाल पाते हैं, रोग बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट ही नहीं मिल पाता है। तो कौन से समय पर हम पपीता की खेती करें, आइए समझते हैं। तो देखिए, यदि आप बरसात के दिनों पर पपीता की खेती कर रहे हैं तो जून और जुलाई महीना काफ़ी अनुकूल और परफेक्ट माना जाता है। जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है, जून जुलाई काफ़ी अनुकूल समय माना जाता है बरसात के लिए। लेकिन गर्मियों के लिए यदि आपको परफेक्ट टाइम की बात और डिस्कशन करें तो स्पेशल अक्टूबर और नवंबर महीना काफ़ी अनुकूल माना जाता है। अक्टूबर नवंबर महीने पर आप पपीता को लगा सकते हैं। खरीफ सीज़न भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, रबी सीज़न भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। यदि आप रबी सीज़न पर भी खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको बाज़ार भाव देखने के लिए मिलेगा। आइए बात करते हैं भूमि यानी उपयुक्त जो सॉइल होती है, कौन सी वो अनुकूल भूमि है जहां पर सबसे ज़्यादा आप प्रोडक्शन पपीते की क्रॉप से निकाल सकते हैं। तो पपीते की खेती तो प्राय आप सभी प्रकार की सॉइल पर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी दोमट है, बालू दोमट भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ज़्यादा ब्लैक डार्क सॉइल है तो भी काफ़ी अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। पीली मिट्टी है और पीली हल्की भूमि भी है तो अभी हमारे किसान भाई पपीते की फसल से उतना ही अच्छा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और खेत पर जल भराव ना हो। क्योंकि पानी यदि भरेगा खेत पर तो जो पपाया की क्रॉप एकदम पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए खेत पर पानी जमाव ना हो, खेत पर पानी भरना नहीं चाहिए, एकदम उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। आइए बात करते हैं जलवायु और तापमान। तो पपीता की खेती करने के लिए जो क्लाइमेट्स कंडीशन हैं, क्योंकि सभी जगह सूटेबल नहीं है कि आप पपीता की खेती कर पाएँ, तो बात करते हैं कौन सी जलवायु पर कैसा तापमान होना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज पर कैसा तापक्रम होना चाहिए, ज़रूरी और महत्वपूर्ण विषय है। तो जलवायु की बात करें तो पपीता की खेती मध्यम गर्म जलवायु की क्रॉप है और इसके लिए जो तापमान है, न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अनुकूल माना जाता है। और अधिकतम की बात करें तो 35, 36, 37 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। बस फ्लावरिंग स्टेज पर 40-42 है तो फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या आती है। तो इसके लिए एक औसत
जब बढ़वार ले रहा हो, फल से फूल की स्टेज पर, ये मान लीजिए 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का यदि तापमान रहता है किसान भाइयों, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमारी फसल देती है, बढ़वार अच्छी लेती है और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन। तो खेत की तैयारी जैसा ही स्मार्ट तरीके से हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं, उसी स्मार्ट तरीके से हम बताते हैं कि फार्म की तैयारी किस प्रकार करना है, खेत की तैयारी किस प्रकार करना है। आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। तो खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों है भाई साहब? क्योंकि यदि खरपतवार यदि ज़्यादा रहते हैं खेत के चारों ओर, तो एफिड, जैसिड और वाइट फ्लाई को बूस्ट होने में, बढ़ने में, रोग फैलने में बहुत चार चांद लग जाते। तो इसीलिए खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना चाहिए, फेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी, जिससे नीलगाय या फिर कोई पशु हमारी फसल को क्षतिग्रस्त या नुकसान ना पहुंचाए। तो खेत की तैयारी के ऊपर हम बात कर रहे थे। सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर है, दगफेट है और तूतहल से आपको पहली और दूसरी प्लॉविंग करानी चाहिए। आप गहरी जुताई भी प्लाऊ से भी आप खेत की तैयारी करा सकते हैं। जैसी आपकी सॉइल हो उस हिसाब से पहली और दूसरी आपको प्लॉविंग करानी चाहिए। उसके बाद आपको 2 ट्रॉली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर दीजिए और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर है या फिर हैरो है, ठीक तरीके से मिट्टी को एकदम पाटा लगाकर मिट्टी को एकदम भुरभुरी करा लीजिए। मिट्टी जितनी अच्छी भुरभुरी होगी, खेत जितना ज़्यादा समतल होगा, उतना ही अच्छे से हमारी फसल ग्रोइंग लेगी। तो जो मृदा की पीएच वैल्यू है वो 5 से 7 के मध्य यदि रहती है सॉइल की पीएच वैल्यू, तो काफ़ी अनुकूल और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन भाई साहब खारा पानी है, जो सॉइल है अधिक एल्कलाइन है, तो इसके लिए आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। अब जिप्सम में हाई सल्फर होती है, अधिक मात्रा पर सल्फर होती है, सस्ता होता है जिप्सम। तो 1 एकड़ पर खेत की तैयारी करते समय 50 किलोग्राम जिप्सम का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको खेत की तैयारी कराना चाहिए। मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र से एकदम रोटावेटर से पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल करा लीजिए। आइए बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट। तो 1 एकड़ पर यदि हम पपीते को लगाते हैं तो कितने सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो 1 एकड़ पर यदि आप पपीते को लगाते हैं तो ये मान लीजिए 30 ग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। उन्नतशील किस्में, तो इस वीडियो के माध्यम से सर्वाधिक उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, वैरायटी हैं, उन्हीं का डिस्कशन जिक्र एकदम विस्तार के साथ करने वाले हैं। लेकिन हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आप अपने एरिया के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, तापमान के हिसाब से, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से और साथ ही सॉइल के हिसाब से उन्नतशील किस्मों का ही आपको चुनाव करना चाहिए जो आपके एरिया में इम्प्रूव वैरायटी हों। तो यह जो वैरायटी बता रहे हैं ये भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देने वाली किस्में हैं। जैसे ताइवान रेड लेडी 786 वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी है। ग्रीन वेरी है, आइस वेरी है। इसके अलावा VNR की शबनम के नाम से आती है। इसके अलावा आउस की इको वेल के नाम से आती है। इसके अलावा VNR की एक और वैरायटी आती है विनायक के नाम से। इन वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और भी इनसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी को यदि आपने लगा रखा है, उत्पादन अच्छा निकाला है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर एकड़ प्लांट्स एंड डिस्टेंस, तो 1 एकड़ पर कितने पौधे को हमको लगाना चाहिए, किसान भाई कितने डिस्टेंस पर लगाते हैं, कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, डिस्टेंस हमको पौधे से पौधे, लान से लान का कितना रखें, यह जानना आपके लिए आवश्यक है यदि आप पपीते की खेती कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं। तो पपीते की खेती तो जो पौधा है रिक्वायरमेंट है वो डिस्टेंस के आधार पर निर्भर करती है। तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें, यदि आप 6x7 पर लगाते हैं तो ये मान लीजिए लगभग 1050 पौधे की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप 6x5 पर प्लांट्स लगाते हैं तो ये मान लीजिए लगभग 1450 पौधे 1 एकड़ पर लग जाएंगे। और यदि आप 6x6 पर प्लांट्स को लगाते हैं तो लगभग 1200 पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है।
तो हमारे किसान भाइयों को हमने 3 डिस्टेंस बताए। अब किसानों में कन्फ्यूजन है कि हम लगाएं कितने में जिससे उत्पादन अच्छा प्राप्त हो, ज़्यादा डेंसिटी भी ना हो, हाई डेंसिटी भी ना हो, एकदम स्पेस कम पास पास में भी ना हो, दूर दूर में भी ना हो, और इंटरक्रॉपिंग कौन सी ले सकते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कशन आगे वीडियो पर तो करने ही वाले हैं। तो आपको हम जानकारी बतलाते हैं कि जो हमने 3 डिस्टेंस बताएं सबसे बेस्ट वाला कौन सा है, कितने पौधे 1 एकड़ पर लगाएं। तो ध्यान से सुनिए, पौधे से पौधे की आपको जो दूरी रखनी है वो आपको रखनी है 6 फीट, और आपको लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 7 फीट। यदि आप इस डिस्टेंस पर 1 एकड़ पर यदि आप पपीते की खेती करते हैं तो 1050 पौधे के आसपास आपको 1 एकड़ पर प्लांट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब आप घर पर भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, प्लास्टिक प्रो ट्रे पर एकदम नारियल खाद कोकोपीट खाद में भी एक बीजों की बुआई करके 25-30 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है। या फिर आप नज़दीकी नर्सरी से जो ट्रस्टेबल नर्सरी हो बागवानी की, जहां से आप पपीते को भी खरीद सकते हैं। तो 10-12 रुपये 15 रुपये के आसपास प्रति पौधे की कीमत देखने के लिए मिलती है। यदि आप किसी अच्छी ट्रस्टेबल डीलर से या फिर व्यापारी से संपर्क करते हैं, या फिर नर्सरी से रेड लेडी, जो ताइवानी रेड लेडी 786 वैरायटी आती है, इसके पौधे को यदि आप खरीदते हैं तो ये मान लीजिए लगभग 15-16 रुपये के आसपास पौधे की जो लागत आती है। तो इस प्रकार आपको 1 एकड़ पर 1050 पौधे लगाने चाहिए। 6 बाई 7 जो आपको हमने दूरी बताई है ये काफ़ी अनुकूल, परफेक्ट और सूटेबल है। आइए बात करते हैं बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। भाई साहब, यदि आपने घर पर नर्सरी तैयार करना है तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए, बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। आपने अक्सर देखा होगा किसान पौधे को तो लगा देते हैं, पौधे सूख जाते हैं, पौधे पर जड़ संबंधित रोग आ जाते हैं, पौधे पर तमाम प्रकार की कंद गलन, जड़ गलन की समस्या आने लगती है, जर्मिनेशन। पौधे को तो प्लांटेशन कर दिया लेकिन बाद में काफ़ी बीमारियां आने लगती हैं, जर्मिनेशन, कई प्रकार की समस्याएं। तो इसीलिए कहा जाता है टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है। तो बीज उपचार किस फफूंदनाशक से करना चाहिए? देखिए, यदि आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक साइड जा रहे हैं तो आप ट्राइकोडर्मा से ही बीजों को उपचार करें, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके लिए ट्राइकोडर्मा के लिए 1 किलोग्राम बीजों को आप 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से आप ट्राइकोडर्मा की क्वांटिटी मात्रा ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई जैसे UPL की साफ है CM75 यानी कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63%, WP फफूंदनाशक को 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम UPL की जो साफ आती है इससे बीजों को उपचार करके यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो यकीनन काफ़ी स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार होगी। आइए बात करते हैं बेसल डोज यानी बुआई के समय कौन सी खादें देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए और कितनी मात्रा पर देनी चाहिए। तो क्यों देना चाहिए, इसका सीधा सा आंसर है कि स्टार्टिंग के दिनों पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की पूर्ति यदि आप करेंगे, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, यही मुख्य वो पोषक तत्व हैं जो कि हमारी पपीते की फसल पर आगे चल के काम आएंगे। और भी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, उन सभी की पूर्ति करेंगे। लेकिन जैसे ही हम प्लांटेशन करेंगे तो न्यूट्रिएंट तो स्टार्टिंग पर ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए हम पोषक तत्व बढ़वार अच्छी ले, तो इसके लिए बेसल डोज बुआई के समय यानी जब हम प्लांटेशन करेंगे, बेड तैयार करेंगे, तो उस समय जो हम खाद देंगे उसे हम बेसल डोज कहते हैं। बेसल डोज प्रति एकड़ की दर से हैं। इन सभी खादों को मिक्स करना है। तो भी कौन कौन सी खादें हैं आइए समझते हैं। तो SSP, अब भाई सिंगल सुपर फास्फेट में क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर भी है, कैल्शियम भी है और इसमें जिंक बोरॉन का भी और फास्फोरस की भी मात्रा होती है। SSP लेनी है आपको पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम। इसके अलावा DAP डाइअमोनियम फॉस्फेट 1846 आपको लेना है 40 किलोग्राम। इसके अलावा MOP म्यूरेट और पोटास आपको लेनी है 30 किलोग्राम। और दीमक की भी समस्या देखने के लिए मिलती है तो आप 5 किलोग्राम रिजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल या फिर कार्बोफ्यूरान या फिर क्लोरपाइरिफास को भी आप ले सकते हैं। फर्टेरा को भी आप ले सकते हैं। दीमक की रोकथाम या फिर वाइट ग्राफ भी आता है तो उसकी काफ़ी अच्छे से आप कंट्रोल कर पाएंगे। दानेदार इंसेक्टिसाइड आपको ज़रूर लेनी चाहिए 5 किलोग्राम। और इनके साथ हमने कहा था कि खेत की तैयारी करते समय 2 ट्रॉली गोबरी खाद ले लीजिए। यदि आप परंपरागत तरीके से कर रहे हैं तब आप 2 ट्रॉली उस हिसाब से पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। नहीं तो आपको यहाँ पर गोबर की खाद प्रयोग करना है वेट के ऊपर। तो आपको गोबर की खाद लेनी है 2 से 3 ट्रॉली।
2 से 3 ट्रॉली गोबर खाद, SSP, DAP, MOP, दानेदार इंसेक्टिसाइड, इन सभी को मिक्स कर लेना। एकदम मिश्रण तैयार ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है। पहले गोबर खाद और बाकी जो आपने रासायनिक खादों का मिश्रण तैयार किया है, इनको आप प्रयोग कर लीजिए। इन सभी को मिक्स करके वेट के ऊपर दे करके एकदम वेट को आप बेड मेकर या फिर बेड राइजर से तैयार कर सकते हैं, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो आप चाहें तो जैसे रासायनिक आपने प्रयोग नहीं करना है तो इसके लिए आप गोबर खाद, नीम खली का आप प्रयोग कर सकते हैं, सरसों की खली का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट परिणाम प्राप्त होंगे। वर्मी कंपोस्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं यदि आप ऑर्गेनिक की साइड जा रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से पपाया की फार्मिंग करते हैं। तो इस प्रकार आपको बेसल डोज के रूप में खादों का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं वेट तैयार। तो भाई साहब बेड किस प्रकार तैयार करना है, कितनी दूरी पर करना है, आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जो जानकारी है काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी का एकदम पूरा वीडियो का पैकेज होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि अभी तो आगे बीमारी आएंगी, उनको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, संपूर्ण जानकारी एकदम सरल और आसान शब्दों में यदि आपको कहीं मिल सकती है तो वो यही चैनल है। इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सब्सक्राइब की तो बाद में होगी, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे बेड तैयार। तो बेड तैयार बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आप करा सकते हैं। आपको बेड की जो चौड़ाई रखनी है वो आपको रखनी है 2.5 फीट। जी हाँ, 2.5 फीट आपको बेड की चौड़ाई रखनी है। और बेड से बेड की जो आपको दूरी रखनी है वो आपको रखनी है 7 फीट। जी हाँ, एक बेड से दूसरी बेड की दूरी आपको 7 फीट रखनी है। अब बोलोगे कि आप 7 फीट बता रहे, इतनी ज़्यादा क्यों? कहीं पर तो 6 रहती है, कहीं पर 5। तो देखिए दोनों बेड के बीच में आसानी से ट्रैक्टर भी चल जाए, आप फसलों को भी इंटरक्रॉपिंग भी ले सकें, इसीलिए इतना डिस्टेंस हम रख रहे हैं। और अच्छी बढ़वार और उपज भी देखने के लिए मिलती है। यह जो डिस्टेंस 6x7। बेड की चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है, बेड से बेड की दूरी आपको 7 फीट रखनी है, और बेड की ऊंचाई आपको तकरीबन 1 फीट रखनी चाहिए। इस प्रकार आप बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड को एकदम प्रिपरेशन करा सकते हैं, तैयार करा सकते हैं। आइए बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन। तो देखिए पपीते की जो फसल है इसमें टपक सिंचाई से कई फायदे होंगे। एक तो सिंचाई करने में आसानी होगी, और पपीते की फसल को ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो भी नुकसानदायक है, और कम सिंचाई करेंगे तो भी अच्छी ईल्ड प्राप्त नहीं होगी। तो वाटर मैनेजमेंट को तो आपको सुधार के रखना ही है। तो इसके लिए ही हम बात कर रहे हैं टपक सिंचाई। सिंचाई की भी अलग अलग विधियाँ हैं। क्यारी विधि से भी आप पपीते की खेती कर सकते हैं, स्प्रिंकलर से भी कुछ किसान भाई करते हैं, लेकिन उतना अच्छी ईल्ड नहीं प्राप्त होती है। रेन पाइप से भी लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेटर जो ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है। या तो आप ओपन फील्ड फार्मिंग करते हैं, नाली बनाकर भी आप सिंचाई कर सकते हैं, या फिर आप ड्रिप को लगाइए, जो कि हम आपको रेकमेंडेड करेंगे टपक सिंचाई। तो जो टपक सिंचाई है, देखिए पपीता की क्रॉप एक बागवानी फसल है भाई साहब। तो इसके लिए वेजिटेबल में तो हम 16 mm लगाते हैं, इसके लिए आप 16 mm भी लगा सकते हैं। यदि आप बड़े लेवल पर पपीता की खेती कर रहे हैं तो हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आप 16 mm इन लाइन ड्रिप को लगा सकते हैं। बाकी आप 16 mm भी अच्छी है, और 20 mm, बस 20 mm में थोड़ा सा जल्दी सिंचाई हो जाएगी, 16 mm इन लाइन में थोड़ा सा रुक रुक कर सिंचाई होती है। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से ड्रिप का सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारे हिसाब से 20 जो mm की ड्रिप है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ज़्यादा बड़े लेवल पर पपीते की खेती कर रहे हैं तो थोड़ा सा मिट्टी की जांच करवा कर ही आप खाद का शेड्यूल चलाइए। हम आपको जो खाद का शेड्यूल बता रहे हैं एकदम ट्रेडिशनल है। थोड़ा सा एक हिंट आपको मिल जाएगी कि पपीता की खेती पर कौन कौन सी खाद हो। यही वो खाद हैं जो चलती है। बाकी आप बड़े लेवल पर खेती कर रहे हैं तो हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आप मिट्टी की जांच जरूर करा लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी मिट्टी पर कौन से पोषक तत्व हैं, कौन सी पोषक तत्वों की डिफिशियंसी है। तो इस प्रकार आपको ड्रिप का सिलेक्शन करना चाहिए, टपक सिंचाई को लगाना चाहिए। इस प्रकार आपको 20 mm ड्रिप एरीगेशन को लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं प्लांटेशन। तो पपीते की जो भाई साहब फसल है इसका रोपण किस प्रकार करना है, पौधे की प्लांटेशन किस प्रकार करना है। एक तो विधि आपको बता दी कि वेड विधि से आप प्लांटेशन कर दीजिए, आपको पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखना है। लेकिन आप एक तरीका और है जो प्लांटेशन करने का शानदार तरीका है, जो हमने आपको बताया था कि बेसल डोज, ठीक तरीके से बेसल डोज को एकदम तैयार कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और आपको गड्ढा खोदना है 1 बाय 1 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा,
और उस पर आपको गोबर की खाद और 100 ग्राम जो हमने मिक्सचर आपको बतलाया मिक्सचर, उसको 100 ग्राम एक पौधे पर ठीक तरीके से गड्ढे खोदना और 15 दिन तक, लगभग 15 दिन के आसपास, 15-16 दिन तक एकदम खाली छोड़ देना है, जिससे ठीक तरीके से धूप लग जाए, जो भी फंगस बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार आपको एक काम करना है कि आपको 15 दिनों के लिए गड्ढे को खाली छोड़ देना है, फिर गोबर की खाद भरना है और फिर जो हमने रासायनिक खाद बताए हैं, नीम खली, सरसों की खली का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको आप ठीक तरीके से मिक्स करके मिट्टी को भर करके एक एक पौधे की आपको प्लांटेशन करना चाहिए। पौधे से पौधे की जो दूरी हमने आपको बतलाई 6 फीट काफ़ी उन्नत और काफ़ी सूटेबल डिस्टेंस है। तो इस प्रकार आप प्लांटेशन कर सकते हैं और प्लांटेशन के तुरंत बाद आपको सिंचाई करना, चाहो ड्रिप से चाहो नाली विधि से आप सिंचाई को जरूर करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि जड़ें जल्दी से जल्दी जड़ें पकड़ लेंगी। जो भी आप नर्सरी कहीं से भी ख़रीद के ला रहे, ट्रस्टेबल हो, एकदम वेरीफाइड पर्सन हो, ऐसे पर्सन से ही आपको नर्सरी को पौधे को ख़रीदना है। एक एक पौधे को आपको प्लांटेशन करके तुरंत आपको सिंचाई करनी चाहिए। आइए बात करते हैं सिंचाई। तो सिंचाई को हम टारगेट क्यों कर रहे हैं? पपीते की फसल पर ज़्यादा सिंचाई करने से भी समस्या आती है, कम सिंचाई से भी। बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो नेमेटोड्स, और कम सिंचाई करेंगे तो नेमेटोड्स की भी समस्या आती है। तो सिंचाई किस प्रकार करना है वीडियो में बतलाएंगे आपको कि नेमेटोड को आप कैसे रोक सकते हैं पपीते की फसल पर। तो आइए समझते हैं कि सिंचाई किस प्रकार करना है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं पपीते की, तो ये समझ लीजिए लगभग आप 3-4 दिनों के अंतराल पर 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे भी सिंचाई करेंगे तो भी आसानी से वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। यदि आप फ्लैट एरीगेशन से ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो 7-8 दिनों के अंतराल पर भी, 10 दिनों के अंतराल पर भी यदि आप सिंचाई करते हैं तो अभी वाटर मैनेजमेंट को आपको सुधार के रख पाएंगे। डिपेंड सिंचाई पर करती है सॉइल यानी मिट्टी। यदि हल्की भूमि है तो थोड़ा जल्दी, भारी भूमि है, काली दोमट है, चिकनी दोमट है, तो थोड़ा सा रुक कर भी सिंचाई आप कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ज़्यादा सिंचाई करने से तो फसल तो बिगड़ती ही है, इसीलिए आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी है। लेकिन सिंचाई के साथ साथ एक और इसमें एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, नेमेटोड। तो नेमेटोड बहुत ही गंभीर समस्या है। जड़ों पर एकदम गांठें बन जाती, जड़ों के बाजू में नहीं, जड़ों में गांठें बन जाती हैं, जिससे पौधा न्यूट्रिएंट की पूर्ति ही नहीं कर पाता है। तो इसके लिए जैसे वायर कंपनी की वेलम प्राइम आती है, 400 ml जड़ों के पास ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, ड्रिप से भी आप चला सकते हैं। नेमेटोड की समस्या देखने के लिए ही नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप चाहते हैं कि नेमेटोड ही हमारी पपीते की फसल पर ना आए, तो 70-80 दिन के आसपास की जब हमारी क्रॉप होती है तो 300 से 400 ml ड्रिप से आप 1 एकड़ पर वेलम प्राइम को भी चला सकते हैं, या फिर किसी भी नेमेटिसाइड को आप चला सकते हैं नेमेटोड कंट्रोल करने के लिए। और एक और जानकारी, आप जो आपका फार्म है, जो आपका खेत है, चारों तरफ एक लाइन गेंदे की जरूर लगा लीजिए। इससे रस चूसक कीटों पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। फ्रूट फ्लाई फेरोमोन ट्रैप को आप लगाइए, येलो ट्रैप को लगाइए, ब्लू ट्रैप को लगाइए, जिससे सफ़ेद मक्खी है, रस चूसक कीटों की आसानी से सस्ते पर आपको कंट्रोल ही मिल जाए। और 1 एकड़ पर 20 पीस आप लगा लीजिए। स्पेशल पीला और नीला ट्रैप को तो आप ज़रूर लगाइए, इससे सस्ते पर रस चूसक कीटों को कंट्रोल मिलेगा। रस चूसक कीटों को यदि आप कंट्रोल कर पाते हैं तो यकीनन जो अभी आगे चल के लीफ कर्ल वायरस आएगा और रस चूसक कीटों के वाइट फ्लाई के प्रकोप के कारण वायरस का बढ़ावा और भी तेज़ हो जाएगा। तो इससे काफ़ी अच्छा और निजात मिलने वाला है। ट्रैप आप ज़रूर लगाइएगा। वीट कंट्रोल यानी खरपतवार रोकथाम। जितने ज़्यादा पपीते की फसल पर खरपतवार रहेंगे उतना ही ज़्यादा निमंत्रण देने के बराबर है रस चूसक कीटों को और बीमारियों को। तो जितनी ज़्यादा साफ सफाई आपके फार्म में रहेगी, खेत पर रहेगी, उतना ही फसल स्वस्थ रहेगी और रस चूसक कीटों का प्रकोप कम देखने के लिए मिलेगा। तो खरपतवार की रोकथाम करने के लिए कोई भी रासायनिक खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि निराई गुड़ाई ज़रूर कराएँ। कम से कम 2 निराई गुड़ाई कराएँ। एक 30-40 दिनों की जब फसल होती है, एक निराई गुड़ाई का मतलब ये है कि एकदम खरपतवार को खेत से बाहर निकलवा लीजिए। और दूसरी निराई गुड़ाई 70-80 दिन के आसपास जैसे जैसे खरपतवार उगते हैं उनको आप नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार खेत पर साफ सफाई होना चाहिए। खरपतवार मुक्त फसल होना बहुत ही ज़रूरी, एकदम स्वस्थ बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो जो पपीते की क्रॉप है, स्प्रे शेड्यूल क्यों ज़रूरी है?
कई प्रकार की समस्या आती हैं, वायरस आता है, विल्ट की समस्या आती है, फिर जैसेड आता है, वाइट फ्लाई आता है, फल को क्षति पहुंचाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जड़ संबंधित रोग, बीमारी, डिजीज, फंगस, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, येलो मोज़ेक। तो जो बीमारी आ रही, समस्या आ रही है, तो भाई साहब इनको तो कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टार्टिंग के दिनों पर भले ही आप इमीडा हो, एसिटामिप्रिड हो, स्पाइनोटोरम हो, नीम ऑयल है, फिश ऑयल, इनका तो स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन फसल जैसे जैसे बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है सिंचाई खाद देंगे तो कई प्रकार की समस्याएं भी आएंगी, कई प्रकार की बीमारी आएंगी। तो इनको आप कैसे रोकथाम और कंट्रोल कर सकते हैं, आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं और आपको हम बीमारी के हिसाब से आपको इलाज बताएंगे, कब कौन से दिनों पर कौन सी कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी पपीते की फसल पर, पपाया के ऊपर कौन कौन से इंसेक्ट, पेस्ट और बीमारी और साथ ही फंगस आते हैं। सरल और आसान शब्दों में समझते हैं कि कौन कौन से कीट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रमुख रूप से LCV यानी लीफ कर्ल वायरस आता है, पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, जो कि आप इस फोटो पर देख रहे हैं। येलो लीफ कर्ल वायरस आता है, पत्ते सिकुड़ते भी हैं, पीले भी पड़ते हैं। इसके अलावा मोज़ेक वायरस है, एफिड्स है, जैसिड्स है, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, रेड माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, येलो माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली, सेमी लूपर्स, थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। वाइट ग्रब का जो समस्या आती है जड़ों में, जो वाइट ग्रब सफ़ेद कीड़ा होता है, मिली बग है, DBM है, सुंडी है। इसके अलावा फ्रूट बोरर यानी फल को क्षति पहुंचाने वाली सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। वहीं फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है, लीफ स्पॉट है, झुलसा है, स्कैब है और एंथ्रेक्नोज प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाते हैं और क्षति पहुंचाते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए और साथ ही कुछ डिजीज़ आते हैं, बैक्टीरियल बिल्ट है, तना सड़न है, फ्रूट क्रैकिंग है। इसके अलावा फल विगलन की समस्या आती है, रूट रॉड आता है, डंपिंग ऑफ की समस्या देखने के लिए मिलती है। ये सभी कीट, इंसेक्ट, पेस्ट हमारी पपीते की फसल पर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए हम आपको जो स्प्रे शेड्यूल बतलाने वाले हैं, एक एक बीमारी का आपको इलाज बतलाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसेड और मिलीबग की रोकथाम करने के लिए BASF कंपनी की सैफीना आती है 40 ml या फिर सिजेंटा कंपनी की एकतारा इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम ले सकते हैं। इसके अलावा UPL की लांसर गोल्ड 35 ग्राम आप ले सकते हैं। 15 लीटर पानी में किसी एक को मिक्स करके स्टिकर मिलाकर के स्प्रे कर देना है। आपको जो हम 3 दवाइयों के नाम बतला रहे हैं, किसी एक दवाई का ही आपको स्प्रे करना है सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसिड और मिलीबग की कंट्रोल और रोकथाम करने के लिए। अब आइए जानते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, ब्लाइट, स्पॉट और आर्द्रगलन यानी एंथ्रेक्नोज की जो समस्या आती है, इसकी रोकथाम करने के लिए इंडोफिल की M45 40 ग्राम या फिर सिजेंटा कंपनी की M-स्टार टॉप फंगिसाइड यदि ज़्यादा फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो 20 ml लेना है। UPL की कोप्रोफेक्स फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है या फिर बायर की एलिट फंगिसाइड 10 ग्राम। इन तीनों चारों में से किसी एक को आप मिक्स करके 15 लीटर पानी में स्टिकर मिला करके घोल करके छिड़काव कर दीजिए, काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा तना गलन की समस्या है, डंपिंग ऑफ है या फिर बैक्टीरिया विल्ट है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा की भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं गन्ने के गुड़ में मिक्स करके, या फिर रोको फंगिसाइड 500 ग्राम की ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या फिर बायर कंपनी की एलेट 500 ग्राम। इन दोनों तीनों में से किसी भी एक को घोल करके 200 लीटर पानी में प्रति पौधा 50 से 60 ml की दर से आपको ड्रेंचिंग कर देना है। काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा फल और फूल ड्रॉप होते हैं तो वायर कंपनी की प्लान इफेक्ट 4 ml या फिर गोदरेज की डबल 8 से 10 ml, दोनों में से किसी एक को आप मतलब स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर। इसके अलावा पपाई क्रॉप बढ़वार नहीं ले रही है तो बढ़वार के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे सिंजेंटा कंपनी की क्वांटस आती है 40 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में घोल करके, या फिर आप जैसे कृषि रासायन का पोषक सुपर आता है 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को बढ़वार के लिए काफ़ी बढ़िया आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। यदि पपीते की फसल पर पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है और ठीक तरीके से बढ़वार नहीं ले रहा, कुछ ज़्यादा ही पीलापन की समस्या है, तो इसकी रोकथाम करने के लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट आपको लेना है 15 किलोग्राम
और इसके अलावा 500 ग्राम आपको बोरॉन लेना है V20% वाली। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देना, ड्रिप से नहीं देना, जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना है। इससे पीलापन की समस्या भी देखने के लिए नहीं मिलेगी और बढ़वार भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगी। पपीते की फसल पर अधिक फल लाने के लिए आप पेक्लोबुटाजोल का भी आप स्वेल एप्लीकेशन से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सिंजेंटा कंपनी की कल्टार आती है पेक्लोबुटाजोल 23% SC प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है, 70 से 80 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आपको ड्रेंचिंग कर देना। कब? फूल आने के बाद, फूल आने के लगभग ये समझ लीजिए फूल आने के बाद, जब फ्रूटिंग स्टेज पर पपीता की फसल होती है, तो जैसे कल्टार है पेक्लोबुटाजोल का आप ड्रेंचिंग के माध्यम सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग कर सकते हैं। यदि पपीते की फसल पर पत्तों पर सिकुड़न की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो इसकी रोकथाम करना जरूरी भी है। लीफ कर्ल वायरस यदि स्टार्टिंग के दिनों पर ही प्रकोप हो जाता है तो प्रिवेंटिव रूप पर इनका आप वीकली हफ्ते 15 दिन पर छिड़काव करते रहना चाहिए। जैसे दमन का YOR 303 आता है, 15 लीटर पानी में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 15 लीटर पानी में 25 से 30 ml स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, फिश ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ट्रैप आपको लगाना है, या फिर आप बायर कंपनी कॉन्फिडोर सुपर आती है, 15 लीटर पानी में आप 5 ml की दर से छिड़काव कर सकते हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, यानी हमको अपनी पपीते की फसल पर कब कितनी मात्रा पर कौन सी दवाओं का सस्ती हो, अच्छी हो, बेहतर काम करने वाली जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में, फफूंदनाशक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट स्प्रे, जब हमारी पपीते की फसल लगभग ट्रांसप्लांट 30 दिन से लेकर 50 दिन के मध्य की होती है तो फर्स्ट स्प्रे पर YOR 303 20 ml लेना है, कृषि रासायन का इक्का इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम लेना है, एंडोफिल का M45 40 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। सेकंड स्प्रे, जब ट्रांसप्लांट से, ये समझ लीजिए जब हमारी फसल 100 से 110 दिन के आसपास की होती है तो वायर कंपनी की सोलमन इंसेक्टिसाइड 10 ml, एंट्राकॉल फंगिसाइड 40 ग्राम, सिंजेंटा क्वांटेस 40 ml, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। थर्ड स्प्रे, ट्रांसप्लांट से 150 से 160 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो धान का कॉनिका फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है, वायर कंपनी मोमेंटो एनर्जी 25 ml लेना है। इन दोनों को घोल करके 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर देना है। फोर्थ स्प्रे, ट्रांसप्लांट से जब हमारी फसल 180 से 200 दिन के आसपास की होती है तो प्रोक्लेम इंसेक्टिसाइड यानी एमामेक्टिन बेंजोएट आपको 5% SG 10 ग्राम लेना है। फेंटेक प्लस टोनिक जो कि फल फूल की संख्या बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी 10 ml लेना है। एंट्राकॉल फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। देखिए आपको हल्के फुल्के स्प्रे तो आपको लेना है, लेकिन यह जो 4 स्प्रे हैं यकीन मानिए यदि आप इनको स्प्रे करते हैं तो आपकी पपीते की फसल पर कोई समस्या ही नहीं आएगी, कोई बीमारी, कोई फंगस, कोई समस्या ही देखने के लिए नहीं मिलेगी। बढ़वार अच्छी लेगी, फसल हरी भरी रहेगी। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल। ये तो बात हो गई स्प्रे शेड्यूल, लेकिन अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो पपीते की जो फसल है, जब तक हम भोजन यानी न्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं करेंगे फसल ना तो हरी भरी रहेगी, ना तो ठीक तरीके से पपीते के जो फ्रूटिंग है वो अच्छे से सेट होंगे और कई प्रकार की समस्याएं आएंगी और ठीक तरीके से उपज प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए खाद शेड्यूल चलाना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है और अनिवार्य भी है। तो दोस्तों हम आपको जानकारी शेयर करते हैं। खाद का जो शेड्यूल है 2 प्रकार से शेयर करेंगे। जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई करना चाहिए। तो फर्स्ट खाद 40 से 60 दिन के आसपास की जब हमारी क्रॉप होती है तो 45 किलोग्राम, 35 से 45 किलोग्राम, हम तो कहते हैं 35 किलोग्राम आपको यूरिया और उर्वरक खाद लेना है। और इफ्को कंपनी की सागरी का सीवीड एक्सट्रैक्ट 8 से 10 किलोग्राम लेना है। और किसी अच्छी कंपनी का सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद आपको लेना है 5 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना। शानदार बेहतरीन आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। सेकंड खाद, तो जो सेकंड कॉम्बिनेशन है पपीते की फसल ट्रांसप्लांट से लगभग 80 दिन से लेकर 120 दिन के आसपास की होती है तो सेकंड कॉम्बिनेशन पर यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, DAP खाद 25 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास हमको लेना है 15 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम। इन 3-4 को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए, काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आइए बात करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन। तो जो तीसरा कॉम्बिनेशन है, तीसरी खाद है ट्रांसप्लांट से जब हमारी फसल
लगभग 140 से 160 दिन के आसपास की होती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट और उर्वरक खाद किसान भाइयों हमको लेना 15 किलोग्राम, और इसके अलावा हमको लेना है बोरॉन वी 20% वाली लगभग 500 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके हमको सिंचाई कर देना है। फोर्थ कॉम्बिनेशन, चौथी खाद, जब हमारी पपीते की फसल लगभग 180 दिन से लेकर 200 दिन के आसपास की होती है तो सल्फर, अब भाई साहब सल्फर 90% वाली आपको लेना 3 किलोग्राम, जो कि WDG फॉर्म में आती है, 3 किलोग्राम लेना है जो कि वीडियो पर देख रहे हैं। और आपको यूरिया और उर्वरक खाद लेना है 35 किलोग्राम के लगभग, जो कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी पॉपुलर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी बढ़िया आपकी फसल बढ़वार लेगी। ये तो बात हो गई कि जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों के पास इन खादों को देकर सिंचाई करते हैं तो काफ़ी लाजवाब आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी अन्य खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आइए बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन से फर्टिगेशन शेड्यूल। जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वे खाद को किस प्रकार चला सकते हैं, आइए समझते हैं। जिससे ज़्यादा बढ़वार हो, कम से कम न्यूट्रिएंट की पूर्ति करके, थोड़ा करके हम न्यूट्रिएंट की पूर्ति करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल से यील्ड कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए फर्टिगेशन शेड्यूल। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी अभी भी बाकी है। तो फर्टिगेशन शेड्यूल, तो ये समझ लीजिए जो हम आपको घुलनशील खादों के नाम बता रहे हैं, इनको आपको 5-5 दिनों के अंतराल पर देना है। तो 25 दिन से लेकर 50 दिनों के मध्य आप 5-5 दिनों के अंतराल पर इन खादों को चला सकते हैं। जैसे NPK घुलनशील खाद 19-19-19 2 किलोग्राम, NPK 17-44-0 2 किलोग्राम, 12-61-0 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इनको एक दिन में आपको एक खाद, फिर 5 दिन का अंतर रखना है, फिर आपको 5 दिन का अंतर रख के प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से वेंचुरी के माध्यम से आप छोड़ सकते हैं। ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। आइए बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन, यानी सेकंड जो कॉम्बिनेशन है ट्रांसप्लांट से। हमारी जो फसल है पपीते की 60 दिन से लेकर 120 दिन के आसपास की होती है तो लगभग 6-7 दिनों के अंतराल पर ड्रिप से इन खादों को आप छोड़ सकते हैं 4-4 किलोग्राम। जैसे NPK 052-34 है 4 किलोग्राम, फिर उसके बाद NPK 13-40-13 है 4 किलोग्राम। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आती है आपको 500 ग्राम चलाना है। कैल्शियम नाइट्रेट है 4 किलोग्राम। तो इन चारों खादों को आप लगभग 6-7 दिनों के अंतराल पर वेंचुरी के माध्यम से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। काफ़ी लाजवाब आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। थर्ड कॉम्बिनेशन, पपीते की फसल पर थर्ड कॉम्बिनेशन ड्रिप से आप इन खादों को चला सकते हैं। जैसे 130 से 200 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है तो 30 दिन से लेकर 200 दिन तक और इससे भी आगे इन खादों को आप 6-6 दिनों के अंतराल पर छोड़ सकते हैं। 130 से 200 दिन तक 6-6 दिनों के अंतराल पर एक दिन पर एक खाद छोड़नी है ड्रिप सिंचाई से प्रति एकड़ की दर से। तो आपको जैसे NPK 0050 है 5 किलोग्राम, इसके अलावा NPK 13-045 है 4 से 5 किलोग्राम। इसके अलावा आप जिंक सल्फेट को छोड़ सकते हैं 1 किलोग्राम ड्रिप सिंचाई से। इसके अलावा आप कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम और अमोनियम जो सल्फेट आता है 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम, इनको आपको बदल कर एक दिन में एक खाद को छोड़ना 3-4 किलोग्राम, फिर लगभग ये मान लीजिए 6-7 दिनों का अंतर रखना है। तो इस प्रकार आप ड्रिप से वेंचुरी के माध्यम से फर्टिगेशन शेड्यूल चला सकते हैं। पपीते की लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, तो एक बार प्लांटेशन करने के बाद कितने सीजन तक हमको हार्वेस्टिंग मिलती है, कितने दिन में हमको फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप तैयार हो जाती है, तो वीडियो पर बने रहिए। पपीते की जो लाइफ साइकिल है ये मान लीजिए एक बार प्लांटेशन करने के बाद 2.5-3 साल बड़े ही आसानी से चल जाती है। और जैसे ही मान लो आपने प्लांटेशन कर दिया तो 6.5-7 महीने बाद हार्वेस्टिंग के लिए एकदम क्रॉप तैयार भी हो जाएगी। तो इस प्रकार 2-3 साल फसल में जो पौधा होता है उसमें फल देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार ये मान लीजिए 3 साल तक हमारी फसल चलती है और 6-7 महीने पर फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए एकदम क्रॉप तैयार हो जाती है।
बात करते हैं बाज़ार भाव। तो बाज़ार भाव भाई साहब मार्केटिंग रेट थोड़ा सा मार्केट पर फ्लेक्सिबल रहता है, डिपेंड करता है, कहीं काफ़ी अच्छा भी रेट मिल जाता है। एक एवरेज अगर देखा जाए जो किसानों को रेट मिलता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि फुटकर रेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, थोक रेट की बात कर रहे हैं। तो 8 रुपये किलोग्राम से लेकर 15 रुपये केजी तक का हमको रेट देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं लागत यानी पर एकड़ कॉस्ट। तो सभी लागत को जोड़कर लगभग सभी एक्सपेंसेस को एक एकड़ में हम लगभग 1000 1100 1150 पौधे के आसपास यदि हम लगा रहे हैं और प्रति पौधा रेड लेडी 786 ताइवानी को लगाते हैं तो 15-16 रुपये के आसपास नर्सरी मिल जाता है। तो लगभग 15-16 हज़ार रुपये के आसपास मोटा मोटी मान लेते हैं पौधे का खर्च आएगा। खाद स्प्रे चलाएंगे, गोबरी खाद है, प्लांटेशन का खर्च है और लेबर का जो चार्ज है, मार्केटिंग का जो लगभग मार्केटिंग तक पहुंचाने का जो भाड़ा, सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर ये मान लीजिए 60-65 हज़ार रुपये के आसपास एक एकड़ का खर्च आता है। आइए बात करते हैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो जो उत्पादन है थोड़ा सा यदि हम न्यूट्रिएंट की ठीक तरीके से पूर्ति करते हैं, आवश्यकता अनुसार हम सिंचाई करते हैं और प्रॉपर फसल की देखभाल करते हैं, रोग मुक्त कीट मुक्त यदि बनाए रखते हैं तो यकीनन एक पौधे से एक एकड़ में हम 1000 1100 के आसपास पौधे लगा रहे हैं। और रेड लेडी ताइवानी 786 लगभग 50 से 55 किलोग्राम एक पौधे से फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हम एक एवरेज ही मान लेते हैं कि एक पौधे से 30 किलोग्राम भी यदि हमको लगभग फल की प्राप्ति होती है, 30 किलोग्राम प्रति पौधा। यदि हम 30 किलोग्राम का ही एक एवरेज मानते हैं और एक एकड़ पर 1000 1100 पौधे लगते हैं, 1000 पौधे का ही कैलकुलेशन निकालते हैं तो 30,000 किलोग्राम हमसे एक एकड़ से प्राप्ति होगी, उपज निकलती है। यानी मान लीजिए 30 टन के आसपास 300 क्विंटल एक एकड़ से ईल्ड उपज निकलेगी। अब बात कर लेते हैं मुनाफा। तो भाई साहब मुनाफा डिपेंड करता है बाज़ार भाव पर और उत्पादन पर। तो देखिए हम तो कह रहा है कि एक पौधे पर लगभग 30 किलोग्राम उत्पादन निकलता है, लेकिन ज़्यादा निकलता है, 40-45 किलोग्राम एक पौधे से फल की प्राप्ति होती है। तो जो हम उत्पादन मान रहे हैं 30 टन यानी 300 क्विंटल और बाजार जो भाव है मार्केटिंग रेट वो मान रहे 10 रुपये केजी। तो 10 रुपये केजी यानी लगभग 10 × 100 ये मान लीजिए 1000 रुपये क्विंटल का ही हमको रेट मिल जाता है। 30 टन 300 क्विंटल का ही हम एक एवरेज उत्पादन मानते हैं। तो ये मान लीजिए लगभग 1000 × 300 क्विंटल भी करते हैं तो 3 लाख रुपये हमारी आमदनी हुई, हमारा मुनाफा हुआ। अब जो हमने मुनाफा बताया 3 लाख रुपए, कुछ ज़्यादा ही इंटरनेट पर बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि एक एकड़ से आप 10 लाख कमाइए, 5 लाख कमाइए। तो जो एक्चुअली पर जो हम आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं ये मान लीजिए 3 लाख रुपए में से जो हमारा मुनाफा होगा माइनस कर देते हैं लागत को 65,000 रुपये, तो 2,35,000 रुपये के आसपास हमारी नेट प्रॉफिट शुद्ध जो आमदनी हुई। यानी नेट प्रॉफिट एक एकड़ से हमारे किसान भाई यदि पपीते की खेती करते हैं तो यकीनन एक बात मान लीजिए कि 2,35,000 रुपये के आसपास एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। ये तो सीधा आपको मानना ही पड़ेगा कि पपीते की खेती एक सीजन से आप 2,20,000 रुपये के आसपास एक एकड़ से आप कमाई कर सकते हैं। यदि कम से कम हमने उपज को लिया है कि 30 किलोग्राम प्रति पौधा निकलता है, तब 30 टन का ही हमने कैलकुलेशन निकाला 300 क्विंटल का, जबकि इससे ज़्यादा ही हमको उत्पादन देखने के लिए मिलता है। रेट भी बढ़ जाता है, तो रेट बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगी तो यकीन जाहिर सी बात है कि जो आमदनी है मुनाफा वो भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार यदि हमारे किसान भाई 2-5 एकड़ पर पपीते की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा पपीते की खेती से कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक जानकारी सीखने के लिए ज़रूर मिली होगी। थोड़ा सा वीडियो लंबी ज़रूर हो गई, लेकिन डिटेल से संपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ शेयर की। इस वीडियो से यदि आपको कुछ नया नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए शिवकुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से नई नॉलेजेबल महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।